दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के तीसरा चैप्टर ज्योमेट्री आकृतियों की समझ के प्रश्नावली 3.1 को हल करने वाले हैं। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरीके का और जो वीडियो मैं बनाते रहता हूँ आप लोगों के लिए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों पहला सवाल कह रहा है कि सरल एवं वन आकृति क्या होती है। सरल एवं वन आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाएं। यानी सरल और वन आकृति का परिभाषा भी आपको देना है और उसके साथ साथ में उसके प्रमुख गुण यानी जो उसके खास गुण होते हैं उस गुण को भी समझाना है, बताना है। तो दोस्तों मैं इसको कॉपी में पहले उतार लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने लिख लिया यहाँ पर सरल एवं वन आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाएं। तो देखिए सरल आकृति क्या होती है। सरल एवं वन आकृति की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को ना काटती हो, यानी जो एक दूसरे को ना काटती हो। जैसे कोई भी आकृति, जैसे मैंने यहाँ पर त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज का उदाहरण लिया हुआ है, तो ये सरल और वन आकृति के उदाहरण है। तो इसमें कह रहा है कि जो कहीं भी स्वयं को ना काटती हों तथा चारों तरफ से बंद हों और सरल एवं वन आकृति कहलाती हैं। यानी जो आकृति जैसे यहाँ पर है यह पूरी तरीके से क्या है, बंद है, बंद हो और चारों तरफ से क्या हो, बंद हो और एक दूसरे को ना काटते हों, जो समय को ना काटते हों। काटने का मतलब क्या है कि एक रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा उधर से उसको प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, उसको कहते हैं काटना। तो ये एक दूसरे तो कहीं पर काट नहीं रहा है यहाँ पर एक दूसरे को, प्लस ये बंद भी है। तो ऐसी आकृति जो चारों तरफ से जो है बंद हो और जो है वो जो है आपस में एक दूसरे को ना काटते हों, तो उसे कहते हैं हम लोग सरल एवं वन आकृति। ठीक है, जैसे इस त्रिभुज में भी कहीं पर भी नहीं काट रही है, प्लस ये बंद है। यहाँ पर चतुर्भुज में भी यहाँ पर एक दूसरे को कोई रेखा काटती नहीं है, प्लस ये बंद भी है। और यहाँ पर पंचभुज में भी आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को नहीं काट रही हैं और ये बंद भी हैं। तो ऐसी आकृति जो समय को ना काटती हों और चारों तरफ से बंद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल एवं वन आकृति कहते हैं। तो और इसका प्रमुख गुणों को भी दर्शाने के लिए कह रहा था, यहाँ पर कह रहा है कि उनके प्रमुख गुणों को भी समझाएं। तो यहाँ पर प्रमुख गुण क्या क्या हैं, गुण में एक में हम लिखेंगे कि यह आकृति कहीं भी समय को नहीं काटती हैं। आपने यहाँ पर देखा यह एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही है, तो इसका तो पहला गुण होता है कि वो कभी भी जो है कि खुद को नहीं काटेगा। ठीक है, और दूसरा गुण हो जाएगा कि यह तीन या तीन से अधिक रेखाओं से बनी होती हैं। जैसे कि यह तीन भुजा है तो इसको त्रिभुज कहते हैं, तो ये तीन भुजा का भी हो सकता है, चार भुजा का भी हो सकता है जिसको हम चतुर्भुज कहते हैं, या पांच भुजा कहते हैं, पांच भुजा का भी हो सकता है जिसे हम लोग पंचभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन भुजा या तीन से अधिक रेखाओं से भी बना हुआ जो है कि आकृति हो सकती है। ठीक है, तो इसका गुण भी समझ में आ गया आपको, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दोस्तों कि निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है। निम्न का माना होता है नीचे, जो नीचे चार हमें आकृति दी गई हैं इनमें हमें पहचान करनी है कि कौन सरल है कौन से बंद है, इनमें कौन सरल आकृति है कौन बंद आकृति है और कौन सी खुली है ना, एवं उत्तल है एवं कौन सी अवतल है। ये बताना है कि इनमें से कौन सा अवतल है, कौन सा उत्तल आकृति है, कौन सा बंद आकृति है, कौन सा सरल आकृति है, कौन से खुली आकृति है, कौन से बंद आकृति है। समझ में आ रहा है। अब इसमें देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो सरल है। सरल का मतलब अभी मैंने कहा कि जो स्वयं को ना काटती हो प्लस बंद हो, तो ये तो बंद है, प्लस जो है कि ये सरल है। तो सबसे पहली बात सरल क्यों है, क्योंकि ये काट नहीं रहा एक दूसरे को कोई भी रेखा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये सबसे पहली बात तो ये सरल है, दूसरी बात ये बंद है और उत्तल है। उत्तल किसे कहते हैं दोस्तों, उत्तल और अवतल को मैं समझा देता हूँ। उत्तल कहते हैं जो अंदर की तरफ से जो है धंसा हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। जैसे ये क्या है, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ का मतलब क्या होता है, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। जैसे ये आकृति है, ये अंदर की तरफ ऐसे धंसा हुआ, इधर से भी आकर के अंदर तरफ धंसा हुआ, तो हम इसको क्या कहते हैं, अवतल कहेंगे। लेकिन जो उभरा हुआ है, इधर से आकर उभरा है, इधर उभरा हुआ, ऊपर की तरफ जो उभरा हुआ है, तो हम लोग इसको कहते हैं क्या, अवतल। समझ में आ रहा है, सॉरी उत्तर। इसको ये तो ऊपर की तरफ उठा हुआ है ना, तो इसको हम कहेंगे उत्तल। ठीक है, अब इस आकृति की तरफ देखिए, ये तो सरल है, एक दूसरे को तो काट नहीं रही है, लेकिन ये खुली है। तो सबसे पहली बात तो ये सरल है,
क्योंकि ये इससे काटती नहीं है। उसके बाद ये क्या है, बंद नहीं है बल्कि खुली है, ठीक है। और इस आकृति को देखिएगा तो ये तो सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है? क्योंकि एक दूसरे काट रहा है। जैसे इस जगह में क्या कर रहा है, ये काट रहा है, तो ये तो सरल नहीं है। प्लस ये खुली है, ये बंद नहीं है, ये खुली है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसमें ये तो सरल है क्योंकि ये काट नहीं रहा है कहीं पर, प्लस ये बंद है और ये अवतल है। अवतल क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और जो अंदर की तरफ धंसा हो उसे हम लोग अवतल कहते हैं। समझ में आ गया? आइए दोस्तों हम लोग इसका तीसरा नंबर भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचें। ये जो आकृति दी गई है इसका नाम लिखना है। तो नाम क्या है? कितना भुजा? 1 2 3 4 5 6 भुजा है। 1 2 3 4 5 6 भुजा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इस बहुभुज का नाम हो जाएगा षटभुज, क्योंकि 6 भुजा है। तो इसका संभावित विकर्ण खींचना और विकर्ण की संख्या भी बतानी है कि विकर्णों की संख्या कितनी है। तो आइए चलिए इसको मैं देख लेता हूँ कॉपी में। देखिए दोस्तों मैंने इसको उतार लिया है। देखिए इसका आकृति थोड़ा लंबा बन गया, लॉन्ग टाइप का बन गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ क्या कह रहा था सवाल में कि नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए। तो इस बहुभुज का नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 भुजा है। तो इस बहुभुज का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? षटभुज। 6 भुजा है तो ये हो जाएगा षटभुज, ठीक है। बहुभुज का नाम हो गया षटभुज। उसके बाद विकर्णों की संख्या क्या है? तो इसमें जो हम विकर्ण खींचने हैं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए, यानी जितने भी विकर्ण खींचे जा सकते हों। तो देखिए मैं यहाँ पर विकर्ण खींच के आपको बताता हूँ। देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहला विकर्ण आप यहाँ से खींचिए। यू से इसका नाम मैंने दे दिया TUSRPQ। आप इसका नाम अलग भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहला विकर्ण जो इसके बीचों बीच खींचा जाए और यहाँ पर जिसके अंदर में जो भी ये खींचे जाएँ, वो रेखाएं खींची जाएँ, उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण, एक विकर्ण कहाँ से? UP खींचा जा सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर खींच देंगे एक विकर्ण UP। उसके बाद में एक TS भी खींची जा सकती है, TS। उसके बाद में एक विकर्ण जो है QR भी खींची जा सकती है। उसके बाद में SQ भी एक विकर्ण खींचा जा सकता है। उसके बाद में TR भी एक विकर्ण खींची जा सकती हैं, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों इसके लिए। उसके बाद में देखिए क्या खींचा जा सकता है दोस्तों? एक खींचा जा सकता है आपका जो है कि कितना खींच लिया हमने। देखिए सबसे पहले UT 1 2 3 4 5, फिर से गिनिए 1 2 3 4 और एक 5 हो गया। और एक हो सकता है आपका 6 TP, यानी 6 हो गया TP 6। उस तरह से SP 7 हो गया इसको मिला के। और एक हो सकता है आपका UQ 8। उसके बाद में एक खींचा जा सकता है आपका UR, ठीक है ना। इस प्रकार से तो हमने कितना खींच दिया? 9 विकर्ण, और तो खींची नहीं जा सकती हैं, ठीक है। हर जगह से खींच लिया मैंने। तो ये विकर्णों की संख्या हो गया हमारा कितना दोस्तों? 9 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आइए दोस्तों हम लोग इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं, बीच में चौकार आकार का मैदान है। यानी यहाँ पर जो है कि कुछ चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं और ये चौकार मैदान का आकार का कुछ है ना। जैसे ये चौकार आकार का जो है कि मैदान है। तो बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितने बहिर्भाग में। देखिए अभ्यंतर भाग कहते हैं जो बीच में हो, ठीक है। जैसे ये आपका चौकार आकार का मैदान है, तो इसके अंदर में जितनी कारें खड़ी होंगी उसमें अभ्यंतर होगा, उसको कहेंगे हम अभ्यंतर में खड़ी हैं। और जो बाहर में होगा उसको कहेंगे बहिर्भाग, ठीक है। तो कह रहा है कि नीचे में जो मैदान है उसमें कितनी कारें बीच में खड़ी हैं, अंदर में खड़ी हैं, और कितनी कारें बाहर में खड़ी हैं, वो आपको पता करना है। तो बहुत ही आसान है, मैंने यहाँ पर कॉपी में लिख लिया है। तो कितनी कारें अंदर में खड़ी हैं दोस्तों? ये 5 कार हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 कारें हैं। तो हम क्या लिखेंगे? अभ्यंतर बराबर 5, यानी 5 कारें खड़ी हैं। उसके बाद में कितनी बहिर्भाग में हैं? 1 2 3 कारें बहिर्भाग में हैं। तो हम क्या लिखेंगे? बहिर्भाग बराबर 3, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा 5 नंबर में कि नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोणों के भुजाओं की माप का योग दिया गया है। यानी इसमें जो एक बहुभुज का
नाम दिया हुआ है, जैसे त्रिभुज है, पंचभुज है, सप्तभुज, नवभुज, षटभुज, और दूसरे खाका में दूसरा घर में क्या दिया हुआ है, उन अंतःकोणों का योग दिया हुआ है। यानी त्रिभुज का जैसे कि उल्टा पुल्टा करके दे दिया है, त्रिभुज का होना चाहिए था 180, लेकिन 900 दे दिया है, 900 डिग्री का उल्टा पुल्टा करके दे दिया है। तो कह रहा है कि बहुभुज के नाम के को उनके अंतःकोणों के माप के योग के साथ मिलान कीजिए। इसका जो असल माप है, जैसे त्रिभुज का अलग है, पंचभुज का 1260 डिग्री नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर दे दिया है। सप्तभुज का भी 180 नहीं होता है, जबकि ये 180 त्रिभुज का होता है, तो 180 दे दिया इसके सामने में। तो इसको मिलान करना है, यानी त्रिभुज की जगह में 180 निकाल के लिखना है। तो वो हमें निकालना है कि किसका कितना भुजा है, उसके सामने में लिखना है, उसका कितना डिग्री का होता है, तो वो हमें लिखना है। तो इसका नियम क्या होता है दोस्तों, मैं पहले इसको कॉपी में लिख लेता हूँ। देखिए मैंने लिख लिया यहाँ पर कि जो दिया हुआ था सवाल मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से लिख लिया है। ये उलट पुलट करके दिया हुआ है, उसको सही करके लिखना है। तो एक मैंने यहाँ पर घर बना लिया है, और एक सूत्र ये होता है कि पता करने का, कि जैसे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना है और पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, वो पता करने का एक सूत्र होता है कि अंतःकोणों का योग बराबर होता है 2 × n-2 गुने 90 डिग्री। ये सूत्र होता है। इस सूत्र का उपयोग करके आप पता कर सकते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना का होगा। ठीक है, बोला ना, अंतःकोणों का योग से मिलान कीजिए। मिलान कराने का कहता है कि त्रिभुज का किस कितना होगा, पंचभुज का कौन सा है, उसके साथ मिलान कीजिए। तो हम पता कर सकते हैं चुटकियों में दोस्तों, ये सूत्र का उपयोग करके। तो हम यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ, 2 है तो 2 दीजिए, ये सूत्र का उपयोग करके। और उसके बाद में पहले मैं यहाँ पर त्रिभुज का निकालता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ त्रिभुज। मैंने पहले त्रिभुज का निकाल के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 2 है, 2 दीजिए। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजा। तो यन की जगह में आप दीजिएगा 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। यन की जगह में यन बराबर भुजा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, यन भुजा कहते हैं। तो यन का भुजा का ये कितना है, यहाँ पर ये त्रिभुज में कितना भुजा, 3 भुजा होता है, तो 3 देंगे, माइनस 2 है 2 दीजिए, गुना 90 है 90 दीजिए, ठीक है। सिर्फ यन की जगह में आप भुजा दे दीजिएगा, कि जिसका आप पता करना चाह रहे हैं कि अंतःकोणों का योग कितना होता है, उसका भुजा यहाँ पर बैठा दीजिए यन की जगह में, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों के बीच में कोई चीज़ नहीं तो गुना है। अब देखिए 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा, गुना 90 डिग्री। उसके बाद में 2 एकम 2 गुने 90 डिग्री। उसके बाद देखिए 90 दूना 180, यानी जो त्रिभुज यहाँ पर त्रिभुज की जगह 900 डिग्री का दिया हुआ है, ये गलत है। हमें इसकी जगह में आपको 100, यानी त्रिभुज की जगह में आपको 180 डिग्री का देना होगा। ये यहाँ से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं और इसका पता करके बताता हूँ। जैसे आप पता करना चाहते हैं इसका पंचभुज का, तो यहाँ पर पहले लिख दीजिए पंचभुज, ठीक है, पंचभुज का। तो पंचभुज में कितना, यन बराबर कितना हो जाएगा, पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर वही सूत्र, यही वाला सूत्र लग जाएगा, यानी 2 × n-2 गुने 90 डिग्री, ठीक है। 2 है 2 दीजिए, दोनों के गुना है गुना दीजिए। यन का कितना है, यन बराबर 5 है, 5 भुजा, माइनस 2 गुने 90 डिग्री। उसके बाद में 2 गुने 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 5 में से आपका अगर 2 घटा तो बचा आपका 3, ठीक है, गुने 90 डिग्री। 3 दूना 6 गुना 90 डिग्री, और 90 को अगर 6 से आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 को अगर आप 6 से गुना करते हैं तो हो जाएगा आपका 540 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका किसका, पंचभुज का, यानी पंचभुज में आपका हो जाएगा यहाँ पर 540 डिग्री, है ना। पंचभुज का 1260 नहीं होगा बल्कि 540 हो जाएगा, ठीक है। अब हम सप्तभुज का पता करते हैं। तो देखिए सप्तभुज यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सप्तभुज, ठीक है। सप्तभुज में कितना, यन बराबर, यानी भुजा की संख्या कितना होती है, सप्तभुज। देखिए सप्तभुज में 7 होता है भुजा की संख्या, ठीक है। तो हम फिर यही वाला सूत्र लगाएंगे, क्या, यानी 2 × n-2 गुने 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए 2 है 2 दीजिए, दोनों बीच में गुना है गुना दीजिए। यन का कितना है, 7 है, 7 दीजिए, माइनस है माइनस दिए, 2 है 2 दीजिए, गुना है गुना दीजिए, 90 है 90 दीजिए, ठीक है। उसके बाद में 2 गुने 7 में से 2 घटा कितना बचा दोस्तों, 5। उसके बाद में गुना 90 डिग्री, 5 दूना 10 गुने 90 डिग्री, और 90 को अगर 10 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 900 आएगा। यानी सप्तभुज का आपका कितना डिग्री है, 900 डिग्री है। तो आप क्या लिखेगा, सप्तभुज की जगह में 900 डिग्री। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब नवभुज का निकालते हैं। देखिए नवभुज का भी उसी तरीके से निकालेंगे। थोड़ा इसको बेंड कर देता हूँ मैं, ताकि समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए
वही सूत्र लिखेंगे। कितना किसका निकाल रहे हैं? 9 भुज का। पहले यहाँ पर लिख देता हूँ 9 भुज, ठीक है। 9 भुज बराबर यन भुजा की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 9, क्योंकि 9 भुज में 9 भुजा होती है। अब क्या करेंगे, वो सेम सूत्र लग जाएगा, यानी 2 इंटू n माइनस 2 ना गुने 90 डिग्री। तो 2 है, 2 दीजिए, n का कितना आया दोस्तों? n बराबर 9 है, तो 9 दीजिए माइनस 2 गुने 90 डिग्री। अब 2 इंटू 9 में से 2 घटा, कितना बचा? 7। उसके बाद में गुने 90 डिग्री, 7 दूना 14 गुने 90 डिग्री। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब 14 को 90 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 को अगर हम 90 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1260 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9 भुज का 1260। 9 भुज से कितना आ जाएगा? 1260, ठीक है। इसका मिलान कर रहे हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम षटभुज का निकालेंगे। तो षटभुज का आप निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये मैं नहीं करके देगा, आप खुद कीजिए, ट्राई कीजिए, और आपका कितना निकल रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, आइए मैं अपना छठा क्वेश्चन भी हल कर देता हूँ। 6 नंबर का सवाल कर रहा है कि एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 540 डिग्री है, उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। यानी बहुभुज के अंतःकोणों का माप आपका 540 डिग्री दिया हुआ है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं। देखिए यहाँ पर अंतःकोणों का माप दिया हुआ है और आपको भुजा निकालना है, ठीक है। तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए जो दिया हुआ था मैंने उसको लिख लिया है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग आपका 540 दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर 540 लिख लिया, ठीक है। अब एक सूत्र होता है, जैसे कि अगर आपका अंतःकोण दिए हुए हैं और आपका भुजा मालूम करने के लिए कहता है, तो उसके लिए एक सूत्र आता है। कौन सा सूत्र आता है? बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर 2 इंटू n माइनस 2 गुने 90 डिग्री। अगर इसका आप प्रयोग करेंगे तो आपको भुजा कितना है वो आप पता कर सकते हैं। आपको अगर अंतःकोणों का माप दिया हुआ रहेगा तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके आप भुजा का अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा है वैसे दीजिए। देखिए 2 है, 2 दीजिए n। तो देखिए n का मान हमें पता तो है नहीं, तो जैसा है वैसे दे देंगे हम। n माइनस 2 गुने 90 डिग्री है, तो सूत्र से आ रहा है हर चीज़, ठीक है। बराबर में हम दे देंगे 540 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, इसका योग दिया हुआ आपको 540, तो हम बराबर में 540 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको हल कीजिए। अब 2 को n से गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 गुने 90 डिग्री, जैसा है वैसे दीजिए, बराबर 540 डिग्री। अब क्या करेंगे दोस्तों, 2n माइनस का 4 जैसा है वैसे दीजिए, बराबर के बाद में 540 दे देंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो ये है गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 9 एकम 9, 9 छके 54, तो हमारा कितना आ गया? 2n माइनस का 4 बराबर 6। आया समझ में? अब क्या करेंगे, 2n आपका आ जाएगा, बराबर के बाद में 6 देंगे, ये माइनस में ही इधर आके हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। अब देखिए 2n बराबर 6 4 10, आया समझ में? अब 2n बराबर 2 को इधर लेके आएंगे, तो n बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 10 बट्टे में 2। बट्टे में क्यों होगा, भाग में क्यों होगा? क्योंकि ये गुना में है। अगर कोई संख्या गुना में रहती है तो इधर आने के बाद में वो हो जाएगा भाग में। तो अब इसको काटिए, 2 पंचे 10, तो हमारा n बराबर आ गया 5। और मैंने पहले भी कहा है कि n को कहते हैं भुजा। n बराबर होता है भुजा, जहाँ पर भुजा रहता है उसको n से दर्शाया जाता है। तो n बराबर आपका 5 आया। तो इसमें हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे अतः बहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप मैं जो भी वीडियो आपके लिए बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारा 7वां नंबर सवाल कर रहा है कि एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा? इसमें 2 सवाल कर रहा है और एक ही आपको दिया हुआ। क्या दिया कि एक समबाहुभुज है और उसकी 8 भुजाएं। समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, तो उसका जो है कि प्रत्येक बाह्य कोणों का माप निकालना है और अंतः कोणों का माप निकालना है। 2 चीज़ आपको निकालनी है। और आपका एक दिया हुआ है कि समबाहुभुज की 8 भुजाएं, बस यही दिया हुआ है और आपको 2 चीज़ निकालनी है। देखिए बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए समबाहुभुज की मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की जो संख्या है वो कितना दिया हुआ हमें? 8 दिया हुआ, उसको मैंने लिख लिया है कि समबाहुभुज की भुजाओं की 8 होती हैं, वो मैंने लिख लिया यहाँ पर 8 हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किस हिसाब से आपने निकालना है कि प्रत्येक बाह्य कोणों का माप क्या होगा, वो कैसे आप निकालिएगा। तो उसके लिए क्या करनी है,
तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखनी है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हमें बाह्य कोण निकालना है, अगर कह रहा है ना उसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो आपको जो है कि यहाँ लिख देना है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो प्रत्येक बाह्य कोणों का माप निकालना है। तो हम लिखेंगे तो प्रत्येक बाह्य कोणों का माप बराबर हम क्या करेंगे, 360 डिग्री से हम इस 8 को यानी जो भुजा की संख्या रहेगी वो उससे हमें क्या करना है, भाग दे देना है। ठीक है, तो अगर हम भुजाओं की संख्या जो है 8 है तो उससे अगर हम भाग दे देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, बाह्य कोणों की माप निकल जाएगी। आया समझ में? जो जैसे बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री से अगर उसी बहुभुज के भुजाओं से अगर हम भाग दे दें तो हमारा वो जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा, बाह्य कोणों की माप हो जाएगी वो। समझे? तो इसको भाग दीजिए। देखिए काटेंगे कैसे, 8 चौके 32, तो 36 में से अगर 32 अगर आपका 32 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 4 बचा, क्योंकि 36 में से अगर 32 घटेगा तो 4 बचेगा। 4 यहाँ चला गया तो ये हो गया 40। ठीक है, तो 8 पंचे 40, तो हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, यानी प्रत्येक बाह्य कोणों की जो माप है वो कितना हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री। अब क्या कर रहा है, हमें क्या निकालने के लिए कहता है, अब एक चीज़ तो हमने निकाल दिया, दूसरा क्या, प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा, अंतः कोण का भी माप निकालना। ये तो बाह्य कोण था, अब अंतः कोण भी निकालने के लिए कहता है। तो अंतः कोण के लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र आता है आपका, क्या सूत्र आता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले ये सूत्र होता है जो मैं इससे पहले भी आपको मैंने इसका प्रयोग बताया है। तो अंतः कोणों का योग बराबर होता है 2 × n-2 गुणे 90 डिग्री। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें अंतः कोणों का माप पता हो जाएगा, क्योंकि अंतः कोणों का योग बराबर होता है 2 × n-2 गुणे 90 डिग्री। तो इसका अगर हम सूत्र का प्रयोग करते हैं तो हमें इतना पता हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे सूत्र के हिसाब से, 2 है 2 दीजिए, तो यन का मान कितना बोलिए, तो भुजा है ना ये, तो भुजा की संख्या कितना दिया हुआ आपको, 8 दिया हुआ है। यहाँ यन की जगह क्या लिखेंगे, 8 - 2 और गुणे 90 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों बीच कोई चीज़ नहीं तो गुना है, 8 में से 2 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 और गुना 90 डिग्री, 2 छाक 12 गुणे 90 डिग्री। अगर हम 12 को 90 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1080। यानी अंतः कोणों का योग हमारा 1080 डिग्री, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 0 है। ठीक है, तो 1080 ये हमारा कितना आया, अंतः कोणों का योग आया। अब हमें क्या बोल रहा है कि प्रत्येक अंतः कोण का माप कितना होगा, प्रत्येक का रहा है, तो प्रत्येक का मतलब क्या होता है, हर एक। तो हम क्या करेंगे, मतलब एक कोण कितना का होगा, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रत्येक में क्या करते हैं दोस्तों, जल्दी बताइए, प्रत्येक अंतः कोण के लिए क्या करेंगे, भाग देना होता है। जैसे 1080 में से हम भाग देंगे कितना से, बोलिए 8 भुजा से, क्यों ये सॉरी हाँ 8 से ही भाग देंगे, क्योंकि 8 भुजा है ना, तो 8 भुजा हैं तो 8 ही कोण होगा, नहीं समझ रहे हैं। जैसे अगर किसी त्रिभुज में 4 भुजाएं हैं तो उसके कोण कितना होगा, 4 कोण होगा। तो उसी प्रकार से अगर 8 भुजाएं हैं तो 8 तो क्या होगा आपका, 8 तो कोण होगा ना। तो अंतः कोण अगर टोटल मिला करके आपका 1080 ये हो रहा है, डिग्री का हो रहा है, तो एक कोण का कितना हो जाएगा, तो हम 8 से भाग दे देंगे, क्योंकि 8 भुजा है तो 8 कोण होंगे और ये कोण है, तो 8 से अगर हम भाग दे देंगे तो कितना हमारा कितना आ जाएगा, काटिए इसको, देखिए 8 एकम 8, 10 में से 8 घटा तो हमारा 2 बचा, 2 यहाँ चला गया, तो 8 तिया 28 हो गया, 8 तिया 24 और 28 में से अगर हम 24 घटा दें 4 बचता है, 4 यहाँ चला गया, हो गया आपका 40, 8 पंचे 40, तो हमारा कितना आ गया आपका 135, यानी एक कोण आपका 135 डिग्री का होगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।